Hello everyone, welcome back to Study Time with Asia. तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस। तो इससे पहले हमने दो मेन चैप्टर्स कवर किए हैं जो कि हमारा बेस बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मीन, मीडियन, मोड। मीन में भी हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर हमने पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन और मोड पढ़ा और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने कवर किया मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। आई होप आपने वो सारी वीडियोस गो थ्रू की होंगी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी हैं या आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज वो अच्छे से समझे, क्योंकि अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्यूनेस, मोमेंट्स और कर्टोसिस का, उसमें वो सारी चीजें यूज होने वाली हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें जो इसमें हम अब फॉर्मूले आगे पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये चैप्टर पढ़ने से पहले पहले वाले ये दो चैप्टर्स अच्छे से समझ लें, राइट? तो चलिए, अब इन दो के बाद हमें इस चैप्टर पर आने की जरूरत क्या है, ये पढ़ने की जरूरत क्या है। देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जैसे हमने कहा था कि हमें हमारे डेटा की एक सेंट्रल वैल्यू मिलती है। फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट चैप्टर पर आए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, तो हमने कहा कि सिर्फ सेंट्रल वैल्यू से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि उससे हमें हमारे पूरे डेटा की बाकी वेरिएशन का पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमने उस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों मेजर्स भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने कहा था डिस्पर्शन में मेनली जो होता है सबसे बेस्ट मेजर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे काम आता है। ठीक है, तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा मीन, जैसे सेंट्रल वैल्यू जो है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों सेम है कोई दो सीरीज के, लेकिन फिर भी वो एक जैसी नहीं है, उनमें तो भी कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारे सिर्फ ये दो मेजर्स सफिशिएंट नहीं है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में। तो इसीलिए हमें और कुछ मेजर्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें कौन से मेजर्स आते हैं, स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस, जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो हमने सबसे पहले लिखा है दैट इज स्क्यूनेस। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है स्क्यूनेस पढ़ने की। आइए देखते हैं ग्राफ। तो देखिए, यहाँ आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक जगह लिखा है यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिखा है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने दो डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या मतलब है आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, एक्स एक्सिस पर हमने लिए हैं, सपोज ये क्लास इंटरवल्स हैं, और वाई एक्सिस पर सपोज हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फिर एक और हमारे पास सीरीज है, वहां पर भी हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, और वाई एक्सिस पर हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज प्लॉट की हैं। ठीक है, ये दो ग्राफ्स हैं हमारे पास। तो जैसे 0 to 5 अगर हम क्लास इंटरवल लें तो वहां पर फ्रीक्वेंसी है 10। ठीक है, फिर 5 to 10 के लिए है 30। हमने इस तरीके से ये ज्वाइन कर लिया और एक हिस्टोग्राम टाइप बन गया। ठीक है, अगर हम इनकी सेंट्रल वैल्यूज को ज्वाइन करें और एक ग्राफ जैसा बनाने की कोशिश करें तो वो किस टाइप का बनेगा, रफली थोड़ा सा ऐसे आइडिया लेते हैं। देखिए, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए यहाँ से ऐसे फिर नीचे आएंगे और ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ना भी ग्राफ अगर हम बनाए तो हम अगर सेंट्रल वैल्यू लेकर चलें, जैसे यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू 15 है, देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप अपने लेवल पर खुद भी कैलकुलेट करके देखें। ये दो सीरीज हैं, उनके क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अगर आप उसका मीन कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही केसेस में आपको मीन मिलेगा 15 और स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा 5। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको ग्राफ की फॉर्म में देखें, ग्राफिकली देखें, तो ये तो डिफरेंट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऐसी सीरीज हैं जिनका सेंट्रल वैल्यू भी सेम है, उनकी वेरिएशन भी सेम है, वेरिएबिलिटी भी सेम है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो पहले केस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेंट्रल वैल्यू जो 15 है, मीन वैल्यू 15 है ना यहाँ पर, तो अगर हम इस 15 वाले पॉइंट से इस पूरी
डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करें तो देखिए दोनों साइड ये एक तरह से एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखिए एक साइड 60, दूसरी साइड भी 60, इस साइड 30, इस साइड भी 30, इस साइड 10 है, इस साइड भी 10 है। तो अगर हम इसको सेंटर से डिवाइड करें, ये एक दूसरे को हम बोल सकते हैं कि ओवरलैप कर लेती है, मतलब डिट्टो सेम है, तो टोटली सिमेट्रिकल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी सीरीज की वैल्यूज देखें तो यहाँ पर ये जो 15 है सेंट्रल वैल्यू, अगर हम यहाँ से अपने इस पूरे ग्राफ को डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज हैं। चलो 60 60 तो हम मान के चलते हैं, इधर भी 60 इधर भी 60 ही आएगा। लेकिन इधर देखिए अब यहाँ 30 है, 40 है, 10 है, बट दूसरी साइड 20 है, 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ लेने से हमारा काम नहीं चलता, हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने पड़ते हैं, जिसमें से हम आज कौन सा स्टडी करने वाले हैं, स्क्यूनेस। ठीक है, तो आइए पहले एक दो डेफिनेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्यूनेस होता क्या है। तो देखिए स्क्यूनेस, व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल और स्क्यूड। अगर हमारी कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो उसे हम बोलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या तो एसिमेट्रिकल है या फिर और टेक्निकल वर्ड क्या आ जाता है, दैट इट इज स्क्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्यूनेस रेफर्स टू द एसिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो हमारे मेजर्स होते हैं, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, जैसे हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, मतलब सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, कौन से फॉर्मूले हैं, कौन से मेजर्स हैं। जैसे हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में देखा कि डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेजर्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, वो सारे मेजर्स थे। वैसे ही स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ मेजर्स होते हैं। वो हमें क्या चीज बताते हैं, दे टेल अस द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस। अब यहाँ डायरेक्शन का क्या मतलब है, देखिए जब हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े तो हमने क्या कहा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन है, एग्जिस्ट करती है, नॉट ऑल द वैल्यूज आर सेम। ठीक है, वेरिएशन है या वेरिएबिलिटी है, लेकिन किस साइड, अगर हम सेंट्रल वैल्यू के अराउंड हम कह रहे हैं वेरिएशन है, लेकिन किस साइड वेरिएशन ज्यादा है किस साइड कम है, हमने उस डायरेक्शन की कभी बात नहीं की कि पॉजिटिव वाली साइड ज्यादा वेरिएशन है या नेगेटिव वाली साइड ज्यादा वेरिएशन है, लेफ्ट साइड ज्यादा वेरिएशन है या राइट साइड ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन की कभी बात नहीं की। अब डायरेक्शन की बात हम किस में करेंगे, स्क्यूनेस में, राइट। सो जो स्क्यूनेस होता है वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन बताता है। जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थे ना, वो हमें वेरिएशन का एक्सटेंट बताते थे कि कितनी वेरिएशन है, लेकिन स्क्यूनेस एक्सटेंट के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताता है कि वेदर आर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। राइट, आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, अब क्या होता है इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन एंड मोड दे आर आइडेंटिकल। अगर आपकी एग्जैक्टली बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें मीन, मीडियन और मोड हमेशा सेम वैल्यू आएगी, राइट। और जैसे जैसे मीन की वैल्यू मोड से दूर चली जाती है वैसे वैसे हमारी एसिमेट्री या स्क्यूनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, आइए अब ये चीज जो हमने कही अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफ की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब हमने यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी या एक्स वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, सीधे ग्राफ शो किया हुआ है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ हमने एक्स वेरिएबल शो किया है और यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करो तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें ये इस तरह का कर्व मिलता है, जिसे कि हम नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल कर्व या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो इसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं, देखिए अगर हम सेंटर की ये जो लाइन है ना, सेंटर की लाइन में अगर हम सेंटर से इस ग्राफ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका लेफ्ट साइड राइट साइड ये बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, इट इज बोथ द साइड्स आर टोटली आइडेंटिकल। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते हो, सेंट्रल वैल्यू, वो तीनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है। ठीक है, अब जहां पर ये तीनों सेम नहीं होंगे,
जैसे जैसे मीन और मोड एक दूसरे से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे हम बोलेंगे कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिकल होती जा रही है या स्क्यूड बन गई है। ठीक है, और वो ग्राफिकली कैसी दिखती है, ये देखिए। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी दो तरह की होती है, जैसे कि यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हो। देखिए, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, द अदर इज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आपने इसमें क्या चीज याद करनी है। यूजुअली क्या होता है, अगर हम दोनों चीजें एक साथ याद करते हैं ना, तो एग्जाम टाइम पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉजिटिव वाले में क्या था, नेगेटिव वाले में क्या था। तो कोई एक चीज याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि वो उसका ऑपोजिट है। ठीक है, कैसे याद रखना है, देखिए। पहली बात तो ये है, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है कि ये जो ग्राफ की टेल है ना, ये आप टेल ऐसे देख रहे हैं। देखिए, यहां से वैल्यूज बढ़ रही हैं, उसके बाद ये फॉल करना शुरू होती हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ भी पहले इंक्रीज हो रही हैं और फिर फॉल कर रही हैं। लेकिन अगर हम ये टेल की बात करें, ज्यादा लंबी टेल किस साइड है, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पॉजिटिव साइड पे ज्यादा लंबी टेल है, और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड पे ज्यादा लंबी टेल है ना। देखिए, अब यहाँ पर हमने प्लस माइनस तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, अगर हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं तो राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से याद रखना है कि जिस साइड ज्यादा लंबी टेल होगी, हम उसको बोलेंगे वो वैसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर लेफ्ट साइड ज्यादा लंबी टेल है तो नेगेटिवली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर राइट साइड लंबी टेल है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू। ठीक है, अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखिए। जब भी, पहले तो आपने ये दो इस तरीके से ग्राफ बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए, हमारा ग्राफ यहां से लेकर, पहला वाला ग्राफ अगर देखें यहां तक है, तो इसकी सेंट्रल वैल्यू कहीं यहां पर होगी। आपने ये नहीं सोचना है कि जहां पर पीक है वो सेंट्रल वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू नहीं होती है, वो डाटा की सेंट्रल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एक्स बार आएगा, दिस इज मीन वैल्यू। ठीक है, मोड तो हमेशा कहां पर आना है, जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो इस पॉइंट पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये है हमारा मोड। ठीक है, और सेंटर में हमेशा आएगा मीडियन, राइट। अगर आप दूसरे वाले ग्राफ में देखोगे तो देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ग्राफ में, थोड़ा सा यहाँ करके आपका मोड आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये शो किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिखाई हुई है मोड की वैल्यू, है ना। और मीन किस हिसाब से आता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इस हिसाब से सेंट्रल वैल्यू यहाँ कहीं बनती है, तो मतलब मीन की वैल्यू मोड से पहले आएगी, और मीडियन इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेंटर, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, तो मीडियन ने हमेशा बीच में आना है। मीन और मोड आपने देख लेना है कि पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, क्योंकि ये पहले पीक पकड़ रहा है ना बड़ी जल्दी, तो इसीलिए मोड पहले आएगा। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या हो रहा है, थोड़ा लेट पीक पकड़ रहा है ना, हाईएस्ट वैल्यू, तो इसलिए मोड बाद में आएगा। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। अब आपको इसके अलावा और क्या चीज याद रखनी है, यूजुअली स्टूडेंट्स कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मीन छोटा है यहाँ पर या मोड छोटा है। ठीक है, तो छोटी वैल्यू कौन सी होती है, जो पहले आती है। ठीक है, आपने जब वैल्यू देखनी है, वैल्यू फ्रीक्वेंसी की नहीं होती है, वैल्यू जो वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से चलना शुरू करें तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरीके से आएगा। इसका मतलब जो पहले होगा वो छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मोड इज लेस देन मीडियन एंड इट इज लेस देन मीन। ठीक है, मतलब मीन की वैल्यू हाईएस्ट होती है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मीन सबसे छोटा है, ठीक है, और मोड सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब मीन की वैल्यू इज लेस देन मीडियन और मीडियन की वैल्यू इज लेस देन मोड। मतलब जब आप कैलकुलेशंस करोगे ना अगर फॉर्मूले लगा के,
तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो अगर मोड की वैल्यू सबसे छोटी आती है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मीन की वैल्यू सबसे छोटी आती है तो आपका वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए एक लास्ट बात और इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए हम क्या कहते हैं, हायर वैल्यूज किस साइड है, इस साइड पर है ना, और यहाँ पर भी हायर वैल्यूज किस साइड है, इस साइड पर है ना। और अगर हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, देखिए मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ लाई कर रही हैं, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो मैक्सिमम वैल्यूज ये राइट साइड पे चल रही हैं है ना। इसका मतलब जो हायर वैल्यूज हैं, हायर वैल्यूज वाली साइड पे आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ज्यादा वैल्यूज आपकी कहाँ लाई कर रही है, हायर वैल्यूज वाली साइड पे, ठीक है। और अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यूज कौन से एरिया में लाई कर रही हैं, लोअर एंड पर, ठीक है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किन की है, लोअर एंड वाली वैल्यूज की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है और स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। तो स्क्यूनेस क्या होता है, इट इज द लैक ऑफ सिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें आगे पढ़ने हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरह हमारे पास जो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस हैं उनको भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वन इज एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड द अदर इज रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो हमने जैसे पहले भी बताया है कि रिलेटिव मेजर्स की क्या जरूरत होती है, कि जब भी हमें दो या दो से ज्यादा सीरीज को कंपेयर करना है और अगर वो अलग अलग यूनिट्स में एग्जिस्ट करती हैं तो उस केस में कंपैरिजन हम एब्सोल्यूट मेजर्स से नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें कौन हेल्प करता है, रिलेटिव मेजर्स, और वहां पर हमारे पास होते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं हम एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर्स की तो हम कैसे स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए हम कैसे लिखते हैं, वी राइट एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को हम शॉर्ट में एस के भी लिख सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस एस के इज इक्वल टू, हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं इसके लिए, एक हम कर सकते हैं मीन माइनस मोड, और स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, और we can use the formula skewness is equal to median minus mode। इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब कई बार होता है एग्जाम में आपको मीन और मोड गिवन होगा और बोलेंगे एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकालो, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको मीन और मीडियन गिवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर मीडियन और मोड गिवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, आपने इंटरप्रिटेशन हमेशा लिखनी है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है सॉल्व करने पर, इसका मतलब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। एग्जाम में ये प्लस माइनस ऐसे मत लगाइएगा, पूरा वर्ड लिखना है, ठीक है। सो पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, तो जो वैल्यू मिलती है वो हमें डिग्री ऑफ स्क्यूनेस या एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस बताती है, और जो उसके साइंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमें बताते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स। फिर आती है बात जो यूजुअली एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो होते हैं रिलेटिव मेजर्स। तो उसमें हमारे पास 4 मेजर्स हैं। पहला है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय कार्ल पियर्सन, फिर है बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय बाउली, फिर केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय केली, और लास्ट में आते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। तो जब हम मोमेंट्स टॉपिक कवर करेंगे हम ये चीज वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम ये 3 मेजर्स डिस्कस करेंगे, राइट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं बट थोड़ा सा यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आपने क्या करना है, इसी सीक्वेंस में फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन्स, बाउलीज एंड केलीज, ठीक है। इससे होगा जब सीक्वेंस में ही आप लर्न करोगे तो सीक्वेंस में आपको ध्यान भी रहेगा कि किस में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनके फॉर्मूले। तो देखिए पहला हमारा है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब आपने देखिए याद कैसे रखना है, ये जो हमारा कार्ल पियर्सन्स वाले फॉर्मूले हैं ना, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन,
ठीक है। फिर जब हम बाउलिस कोफिशिएंट की बात करेंगे, ये बेस्ड है हमारे क्वार्टाइल्स पर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें क्वार्टाइल्स और मीडियन की हेल्प से मिलेगा, राइट। और लास्ट में आता है केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमें किसकी हेल्प से मिलेगा, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपने याद रखनी है। तो आपने सीक्वेंस में याद करना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पहले में आपका मीन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होना है, मीडियन भी होगा वो हम बाद में बात करेंगे, बट मेनली मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। दूसरे में आ जाएगा क्वार्टाइल्स और मीडियन की बात, और फिर लास्ट में आ जाएगी डिसाइल्स और परसेंटाइल्स की बात। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, देखिए कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हमारा फॉर्मूला बनता है स्क्यूनेस, सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे पी, जो हमारा कार्ल पियर्सन्स को डिनोट करता है। ठीक है, हम के नहीं लिख रहे क्योंकि कार्ल पियर्सन्स और केलीज में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, दोनों के से स्टार्ट है, तो हम कार्ल पियर्सन्स के लिए पी यूज करेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, हम सिग्मा साइन यूज करेंगे, राइट। तो ये रिलेटिव मेजर है, अगर इसका एब्सोल्यूट मेजर देखना हो तो सिर्फ आता है मीन माइनस मोड। ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं ये बन जाता है रिलेटिव मेजर, राइट। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, इल डिफाइंड का क्या मतलब है, जब बाय मॉडल हो या दो से ज्यादा मोड हो। जब इल डिफाइंड हो तो उस केस में उस केस में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मोड का क्या फॉर्मूला रहता है, उस केस में मोड हो जाता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो जब हम ये चीज सेम फॉर्मूले में इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, दिस इज इक्वल टू, अब आप डिराइव खुद कर लीजिए। ठीक है, मोड की जगह पुट करेंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 3 टाइम्स मीन माइनस 3 टाइम्स मीडियन, तो इसीलिए हमने 3 बाहर रख लिया है। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला किस टाइम पे आता है, व्हेन मोड इज इल डिफाइंड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने यही पहले वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम लिखते हैं फॉर्मूला किसके लिए, बाउलीज कोफिशिएंट के लिए। और हमने क्या कहा, बाउलीज कोफिशिएंट किस पे बेस है, क्वार्टाइल्स पे बेस। तो हमने लिखना है स्क्यूनेस, बाउलीज के लिए हम लिखेंगे बी, दिस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाय, ऊपर Q3 प्लस Q1 है, नीचे आ जाएगा Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये रिलेटिव मेजर है, अगर इसी का बाउलिस का ही अगर हमें एब्सोल्यूट मेजर निकालना हो तो वो सिर्फ न्यूमरेटर में जो है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन वो आ जाएगा। ठीक है, बट यूजुअली कॉफिशिएंसी पूछे जाते हैं इसलिए हम इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। और उसके बाद लास्ट में बात आती है केलीज कोफिशिएंट की, तो इसमें एक फॉर्मूले में हम डिसाइल्स का यूज करेंगे और एक में परसेंटाइल्स का। ठीक है, साथ ही मीडियन का भी यूज होता है। तो चलिए इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, स्क्यूनेस, केलीज स्क्यूनेस के लिए अब हम लिखते हैं के। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम लिखें परसेंटाइल्स की फॉर्म में तो कैसे लिखना है, देखिए 10th परसेंटाइल, हम एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू में P10 और उसके बाद P90। जैसे क्वार्टाइल्स में हमने एक्सट्रीम्स की बात की ना, Q2 वाले को इग्नोर करिए, वैसे तो वो मीडियन ही होता है तो हमने वो बाद में लिख दिया है, लेकिन अगर क्वार्टाइल्स की फॉर्म में देखें तो पहला क्वार्टाइल और लास्ट वाला क्वार्टाइल। ठीक है, वैसे ही परसेंटाइल्स में हम क्या बोलेंगे, पहला वाला परसेंटाइल और लास्ट वाला, मतलब नॉट एग्जैक्टली लास्ट, बट लास्ट तो P99 चला जाता है, बट आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, P10 प्लस P90 माइनस 2 मीडियन, मीडियन तो हो गया वही सेंट्रल वैल्यू है ना, तो हम वो परसेंटाइल की फॉर्म में नहीं लिख रहे क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि पी कौन सा आएगा, 49 50 51, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम सीधे लिखते हैं माइनस 2 मीडियन। ठीक है, और डिवाइड बाय P90 माइनस P10। ठीक है, ये हो गया जब हम परसेंटाइल्स की फॉर्म में कर रहे हैं। अगर हमें डिसाइल्स की फॉर्म में करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं D1 एंड D9। ठीक है, दोनों को ऐड करना है और फिर माइनस 2 मीडियन
डिवाइडेड बाय, अब डिफरेंस लेना है तो D9 माइनस D1। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटाइल्स गिवन हो तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, अगर डिसाइल्स गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और इन सभी केसेस में क्या चीज होगी, जब वैल्यू निकल के आएगी तो पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूले जो आपको अच्छे से याद करने हैं, एक सीक्वेंस में याद करने हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गए फॉर्मूले। अब हम सबसे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। आपको मीन, मीडियन, क्वार्टाइल सब कैलकुलेट करना आता है, आई एक्सपेक्ट। ठीक है, तो हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अब हम डिटेल में मीन, मीडियन, मोड स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी काफी डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम पहली एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे उसका फॉर्मूला। हम लिखते हैं कार्ल पियर्सन्स के लिए P, और इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। तो इसका मतलब अब हमें इस डेटा को यूज करके इसका पहले मीन कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें इन तीनों के फॉर्मूले सबसे पहले लिख लेने हैं। तो देखिए, मोड सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है, तो अगर तो उसके आसपास कोई छोटी, मतलब उसके बराबर की वैल्यू या एक वैल्यू कम आती है, फिर तो हमें ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल लगाना पड़ता है। तो अदरवाइज हम चेक कर लेते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड से कहीं निकल तो नहीं जाता। ठीक है, तो अगर हम इंस्पेक्शन मेथड से देखें तो हमारे पास हाईएस्ट है 129 और उसके बाद नेक्स्ट है 108। देखिए काफी डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब यहाँ हम डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन हम कह सकते हैं कि हमारी मॉडल वैल्यू क्या है, 129 के कॉरेस्पॉन्डिंग 32.5 इज आर मोड। ठीक है, चलिए मोड की तो सारी झंझट ही खत्म हो गई। अब हमारे पास रह गया है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखिए यहाँ पर हमें x और f गिवन है, मतलब x की वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। दिस इज अ केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट्स में है ना वैल्यू गिवन 12.5, 17.5, 22.5, तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट क्या रहता है, स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डिविएशन मेथड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमारा बनता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, समेशन एफ डी डैश अपॉन एन होल स्क्वायर, और बाहर होता है स्क्वायर रूट के आई। ठीक है, आई होता है कॉमन फैक्टर या क्लास इंटरवल। अब यहाँ क्लास इंटरवल नहीं है बट वैल्यूज जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी में है, 5-5 के गैप पे हैं, तो हम आई की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये हमने मीन से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन आपको इसलिए बताया क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन्हीं चीजों से हमारा मीन भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम मीन के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लेंगे एज्यूम्ड मीन, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। हम ये फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा मीन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बस अब ये सारी चीजें जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए वो हमने सब टेबल में हमने इंक्लूड कर लेनी है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें और क्या इंक्लूड करने की जरूरत है, एक तो हमें इंक्लूड करना है सबसे पहले डी डैश, है ना। डी नहीं लिख रहे हैं, डी डैश लिख रहे हैं क्योंकि हम ये इनटू आई भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए डी डैश लिख रहे हैं। तो डी डैश हमारा कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यूज में से हम माइनस करेंगे क्या चीज, हमारा जो मिड वैल्यू होगी। ठीक है, सॉरी एज्यूम्ड मीन होगा, आई एम सॉरी, एज्यूम्ड मीन हमने कोई ले लेना है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन हम सपोज यहाँ ले लेते हैं 27.5, तो हम लिखेंगे x माइनस 27.5 डिवाइड बाय आई हम ले रहे हैं ना, यहाँ पर आई कितना है, 5-5 का गैप है सब में, अगर आप चेक करोगे तो हम कर देंगे डिवाइड बाय 5। उसके बाद जब डी डैश निकल गया तो हमें चाहिए एफ डी डैश चाहिए, है ना, एफ डी डैश चाहिए और एफ डी डैश स्क्वायर चाहिए, तो एक कॉलम और बन जाएगा एफ डी डैश स्क्वायर का। ठीक है, ये 3 कॉलम हमारे ऐड हो जाएंगे टेबल में। उसके बाद नीचे हम इन सब के समेशंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं
मीन, लेकिन उससे भी पहले हम पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टेबल। देखिए यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं d डैश इज इक्वल टू x माइनस, हमने किसको एज्यूम किया था अभी 27.5 को, हम लिखते हैं x माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 5। तो फटाफट से ये कैलकुलेशंस कर लीजिए। अब तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सब कैलकुलेशंस आती होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं वैल्यूज और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज आती हैं -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फिर हमें करना है एफ डी डैश इस तरीके से, f इंटू डी डैश। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा -84, देन -84, देन -54, देन 0, उसके बाद आता है 129, देन वी हैव 122, देन 135 एंड 132। आप फटाफट से कैलकुलेशंस करिए और यहाँ से मैच करते जाइए। ठीक है, उसके बाद हमने करना है एफ डी डैश स्क्वायर। अगर आप चाहें तो डी डैश स्क्वायर का अलग से कॉलम भी बना सकते हैं या डायरेक्टली जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे एफ इंटू डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक और डी डैश स्क्वायर का आप ऐड कर लो कॉलम, ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0, 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, ये आप कर लो। फिर एफ डी डैश स्क्वायर कैसे हो जाएगा, अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, यहाँ से 28 इंटू 9, 42 इंटू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 28 इंटू 9 करना है, ये आ जाएगा आपके पास 252, फिर उसके बाद आ जाएगा 168, देन 54, देन 0, उसके बाद आता है 129 सेम है इंटू 1 करना है, देन 244, देन वी हैव 405 एंड लास्टली वी हैव 528। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, इनके समेशंस। ठीक है, तो समेशन आपके पास आ जाएगा, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर आता है 1780 और समेशन एफ डी आता है आपका, सॉरी एफ डी डैश ये आता है 296। फिर आपको एन भी चाहिए होता है, वो मिलता है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, है ना। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू एन और ये टोटल आता है 500। ठीक है, बस अब हम लिखते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन। मीन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मीन प्लस summation of एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। इसमें फटाफट से वैल्यूज पुट कीजिए। दिस इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन हमने लिया है 27.5 प्लस समेशन एफ डी डैश आया है 296, एन है हमारा 500, आई हमने लिया है 5 और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे मीन की वैल्यू आ जाएगी 30.46। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं मोड। तो मोड किसके बराबर है, अभी हमने देखा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 129, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 32.5, तो मोड है हमारा 32.5। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन होल स्क्वायर इनटू आई। फटाफट से वैल्यूज पुट कीजिए। ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा 8.96। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो चीजें चाहिए वो सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम करते हैं कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कौन सा करना है हमने, कार्ल पियर्सन्स, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्यूनेस और कार्ल पियर्सन्स के लिए लिखेंगे P। दिस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। फटाफट से करिए, वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पर मीन है हमारा 30.46, मोड है 32.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन अभी हमने कैलकुलेट किया 8.96। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -0.228। ठीक है, तो दिस इज आवर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू। और लास्ट में आपने लिखना है सिंस द वैल्यू इज नेगेटिव सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। ये क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, आपने इंटरप्रिटेशन हमेशा लिख के आनी है। ठीक है, तो सिंस द वैल्यू इज नेगेटिव आवर
distribution, the given distribution is negatively skewed. I hope this is clear. तो अगर आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन सारे मेजर्स सब कैलकुलेट करना आता है और आपको कोफिशिएंट्स स्क्यूनेस के इनके फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इजीली ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next question is calculate Bowley's coefficient of skewness. तो जैसा कि हमने कहा था coefficient of skewness जो Bowley's के केस में है वो किस पे बेस्ड होता है, क्वार्टाइल्स और मीडियंस. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला लिख लेना होता है. तो हम लिखेंगे स्क्यूनेस, कौन सा, Bowley's coefficient of skewness इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहता है इसका, Q3 प्लस Q1, दोनों एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स को ऐड करना है और नीचे उनको माइनस करना है और साथ में ये ऊपर लगाना होता है -2 मीडियन. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला. इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें Q1 कैलकुलेट करना है, Q3 कैलकुलेट करना है और साथ ही Q2 जो कि मीडियन, अब यहाँ मीडियन लिखा है तो हम मीडियन की फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अब ये चीज भी हमें पता है कि ये चीज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ डिस्क्रीट सीरीज है x और f की वैल्यूज, तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, उसके अलावा क्या चीज देखनी होती है, जब भी हम मीडियन या क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स कुछ भी कैलकुलेट करते हैं हमारा डेटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पर हमारा डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो बस हमें क्या चीज करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और उसके बाद चलिए हम फॉर्मूले भी देख ही लेते हैं एक बारी. हमारे पास Q1 कितना होता है, साइज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज है n+1 बाय फोर्थ आइटम. आई होप यू रिमेम्बर, है ना. और ये कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. वैसे ही Q3 कैसे कैलकुलेट होता है, साइज ऑफ, सेम होता है n+1/4, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. और मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम. आई होप यू रिमेम्बर. ठीक है, तो बस हमें एक तो n चाहिए, n हमें मिल जाता है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, है ना. n इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो अगर आप यहाँ टोटल करोगे तो आपको पता लगेगा n हमारा आता है यहाँ पर 95. ठीक है, तो हमने फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूले लगाने हैं और लास्ट में स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं कैलकुलेशंस. ये आ गया हमारा टेबल. तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज. देखिए सबसे पहले वाली सेम रहेगी, देन 7 + 10 आ गया 17, 17 + 16 आ गया हमारा 33, इसमें 25 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 58, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 76, प्लस 11 इज 87, प्लस 8 इज 95, है ना. और हमने यहाँ जो टोटल किया था वो भी सेम था. n इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 95. इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस सही हैं. ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम करते हैं कैलकुलेट मीडियन और क्वार्टाइल. तो सबसे पहले कर लेते हैं मीडियन कैलकुलेट. मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम होता है ना. n है यहाँ पर कितना, 95, विच इज इक्वल टू साइज ऑफ 95 + 1/2th item, which is equal to 95 + 1 is 96, 96/2 होता है 2 4s sorry 96/2, 2 4s 2 8s 16, ये आ जाएगा 48th आइटम. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा साइज ऑफ 48th आइटम. तो अब हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि 48 कहाँ पर आता है. तो 33 है, 33 के बाद है 58 और 58 के कॉरेस्पॉन्डिंग है हमारे पास 3. इसका मतलब मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 3. ठीक है, मीडियन हो गया कैलकुलेट. चलिए अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं Q1 एंड Q3. तो Q1 होता है साइज ऑफ n+1 यहाँ करते हैं 4, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना क्वार्टाइल, इसलिए हम डिवाइड बाय 4 करते हैं, राइट. विच इज इक्वल टू साइज ऑफ n है 95, तो 95 + 1/4th आइटम
तो 96/4 कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ 96/4 होता है 2 4 2 8 24th आइटम। ठीक है, तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हमारा 24th आइटम कहाँ पर आती है। 7 17 17 के बाद है 33, इसका मतलब 33 के कॉरस्पॉन्डिंग इज 2, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा Q1 आता है हमारे पास 2। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं कैलकुलेट Q3। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1/4th आइटम विच इज इक्वल टू, अब हमें ये पता है, सिंपल है, ये हो जाएगा साइज ऑफ 24 इंटू 3 हम करेंगे सिंपल। ठीक है, तो 24 इंटू 3 हो जाता है 3 4 12 3 2 6 70 सेकेंड आइटम, साइज ऑफ 70 सेकेंड आइटम। तो अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 72 कहाँ पर आता है। तो अगर हम देखें 58 के बाद है 76, राइट। तो इसका मतलब 76 के कॉरेस्पॉन्डिंग है 4, तो हमारे पास Q3 आ जाएगा कितना? 4। ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज। बस अब हमें क्या करना है, लास्ट में कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा देना है। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, आइए लिखते हैं। बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस नीचे लिखेंगे B सबस्क्रिप्ट में। दिस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। तो फटाफट से वैल्यूज करिए पुट। दिस इज इक्वल टू Q3 कितना है अभी कैलकुलेट किया 4, प्लस Q1 किया 2, माइनस 2 टाइम्स मीडियन 2 3 6 है ना, डिवाइड बाय Q3 है 4 माइनस Q1 है 2। तो ये हो गया 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 2 6, ये तो 0 हो गया। 0/4 माइनस 2 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया 0। अब ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया। तो हम क्या कहते हैं कि स्क्यूनेस अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल है। अब यहाँ स्क्यूनेस की वैल्यू आई है 0, इसका मतलब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम सेंट्रल वैल्यू देखें तो उसके अराउंड फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है ना। 25 के इधर 16 10 7, यहाँ 18 11 8। लेकिन हम इसको बोल सकते हैं दिस इज मॉडरेटली और अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल, नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल बट अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल है, और ये एसिमेट्रिकल में नहीं आती। ठीक है, तो बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0, इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिकल, इट इज नॉट skewed। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यूज को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स। अब हमें परसेंटाइल्स यहाँ मेंशन किया गया है कि परसेंटाइल्स पे बेस्ड जो फॉर्मूला है हमें वो यूज करना है टू कैलकुलेट केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज द फॉर्मूला। हमारे पास है स्क्यूनेस, केलीज के लिए लिखते हैं हम K, दिस इज इक्वल टू 10th और 90th परसेंटाइल लेना है, राइट। 10th और 90th माइनस करना होता है 2 मीडियन, और डिवाइड किससे करना है, यही जो 90 और 10 हमने लिया है, P90 माइनस P10, 90th परसेंटाइल एंड 10th परसेंटाइल। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें एक चीज तो चाहिए होती है कि ऑल शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑल द वैल्यूज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमें चाहिए होता है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें एक ये कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, राइट। फिर उसके बाद फॉर्मूला हम किस तरीके से लगाते हैं, हमें पता है कि अगर हमें सपोज 10th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, साइज ऑफ, अब क्लास इंटरवल्स है ना, तो n+1 नहीं होगा, n बाय क्या होगा, डिवाइड बाय कितना, परसेंटाइल जब भी हम निकालते हैं, क्योंकि कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में, राइट। तो हम क्या करते हैं इसमें, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो हम करते हैं n बाय 100, और साथ में ही क्योंकि ये 10th परसेंटाइल है n बाय 100th आइटम, और क्योंकि ये 10th परसेंटाइल है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फिर इससे हमें क्या मिलता है, अब पहले तो होता था हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे और हमें क्लास इंटरवल सॉरी हमें वैल्यू पता लग जाती थी, बट यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्लास इंटरवल है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 10th परसेंटाइल किस क्लास इंटरवल में फॉल करता है।
फिर वो यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर्मूला होता था ना, लोअर लिमिट प्लस n बाय 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई होप यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। और क्योंकि ये परसेंटाइल्स है ना, तो ये 10th परसेंटाइल है तो 10 इंटू एन करते हैं, ठीक है, 10 n बाय 100, तो ये जो ऊपर कैलकुलेट किया होता है वही यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 90th परसेंटाइल करना है तो यहाँ 10 की जगह हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। और मीडियन तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये बाकी की कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं और वो सिंपल भी होती है ना, तो यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए आई सजेस्ट कि जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो जो चीज कैलकुलेट करनी है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं सब एक साथ लिख लेने चाहिए, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कैलकुलेशंस के लिए। दिस इज द टेबल। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, अगर हम यहाँ वैल्यूज लिखें, हमारे पास है 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप पे ऐड करते जाएंगे। 1 + 2 3, 3 + 15 इज 18, 18 + 22 इज 40, + 7 47, + 3 50। तो इसका मतलब हमारे पास n कितना आ गया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 50, ठीक है। हमें n की वैल्यू यहाँ से मिल गई। चलिए अब हम करते हैं कैलकुलेट मीडियंस एंड परसेंटाइल्स, ठीक है। तो पहले अगर हम परसेंटाइल करें, सबसे पहले देखते हैं P10। P10 इज इक्वल टू साइज ऑफ, चलिए एक साथ ही लिख लेते हैं, 10n बाय 100th आइटम। दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 इंटू n है 50, तो मतलब 500 बाय 100th आइटम which is equal to 5th item, ठीक है। साइज ऑफ 5th item, 100 और 0 0 2 कैंसिल हो गए, बच गया 5, साइज ऑफ 5th item। नाउ दिस लाइज इन, अब 5th item के लिए हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1 3 3 के बाद है 18, मतलब 18 के कॉरेस्पॉन्डिंग 25 to 30, ठीक है। सो 5th item लाइज इन 25 to 30 क्लास इंटरवल, राइट। तो अब हम करते हैं कैलकुलेट, P10 कितना आ जाएगा, P10 इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 10n बाय 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। वैल्यूज पुट कर लेंगे। L कितना है हमारे पास, लोअर लिमिट है इसकी 25 प्लस 10n बाय 100 अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आता है 5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं पहले वाले की, मतलब 3 अपॉन फ्रीक्वेंसी देखते हैं अपनी क्लास की, दैट इज 15 इनटू आई कितना आएगा, 5 5 का डिफरेंस है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 3 2 2 5 10 बाय 15 हो गया 2/3। तो 25 प्लस 2/3 जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये आपको मिल जाएगा 25.67, सॉरी 69 नहीं है, दिस इज 25.67, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू P10 की। इसी तरीके से अब हम करेंगे कैलकुलेट P90। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 90n बाय 100th आइटम, 90 by 90n which is equal to size of 5 9s are 45, है ना, n है 50, तो 90 इंटू 50 हो जाएगा, 9 5 4500 अपॉन 100, ये आ जाएगा 45th आइटम, साइज ऑफ 45th आइटम विच लाइज इन कहाँ पर लाई करेगा, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखते हैं हम, कहाँ पर है 45 और 45 3 18 40, 40 के बाद है 47, मतलब 47 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाई करेगा, दिस इज 35 to 40 वाले क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा P90 इज इक्वल टू L प्लस 90n बाय 100 माइनस CF अपॉन F
इंटू आई। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए वैल्यूज, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अब आपको पता है कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, P90 की वैल्यू आती है 38.57। ठीक है, ये आ गई हमारे पास P90 की वैल्यू। इसी तरीके से अब हमें करना है कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करते हैं हम उसमें, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n by 2th आइटम, क्लास इंटरवल्स है ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है n by 2th आइटम, विच इज इक्वल टू साइज ऑफ n है 50, 50 by 2 इज 25th आइटम। ये किस में लाई करेगा, लाइज इन 25 कहाँ पर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखिए 3, 1, 3, 18 और फिर 40 है, तो इसका मतलब ये लाई करेगा 30 to 35 में, है ना। 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग 32, 35 lies in 32, 35 क्लास इंटरवल। तो दिस इम्प्लाइज जब आप यहाँ से मीडियन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, तो यहाँ पर n है 50, लोअर लिमिट है हमारी, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ हमें स्पेस थोड़ी सी कम पड़ रही है। L हमारा है लोअर लिमिट दैट इज 30, n by 2 हमारा आ जाएगा, ये अभी किया था ना 50 by 2 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है इससे पहले वाले की, मतलब 18, 25 माइनस 18, और फ्रीक्वेंसी आती है अपनी ही क्लास की दैट इज 22। ठीक है, तो 25 माइनस 18 अपॉन 22 इंटू आई हो गया 5। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी 31.59। आपने ये तीनों वैल्यूज नोट करके रख लेनी है। ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, P10 चाहिए, P90 चाहिए और मीडियन की वैल्यू चाहिए। ये तीन वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस अब कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले में ये पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा खुली स्पेस में लिखते हैं सारी चीजें। तो चलिए अब हम लिखते हैं केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्क्यूनेस केलीज के लिए के यूज करते हैं। ठीक है, और परसेंटाइल्स कर रहे हैं ना हम, तो हम लिखेंगे P10 प्लस P90 माइनस 2 टाइम्स मीडियन होल डिवाइडेड बाय दोनों परसेंटाइल्स का डिफरेंस P90 माइनस P10। तो बस अब फटाफट से जो हमने कैलकुलेशंस किए वो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। P10 था हमारा 25.67, P90 हमने कैलकुलेट किया हमारा, वो आया 38.57 माइनस 2 इंटू मीडियन हमारा आया 31.59। डिनोमिनेटर में भी लिख लेते हैं, P90 है हमारा 38.57 माइनस 25.67। तो फटाफट से कर लीजिए इस पूरे को सॉल्व। आपको ये पूरा सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 0.082। So this is the value of Kelly's coefficient of skewness based on percentiles। तो जब ये 0.0 समथिंग कुछ होता है ना, तो वो हम मान के चलते हैं कि इसमें एसिमेट्री बहुत कम है, स्क्यूनेस बहुत कम है, और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट मतलब नियर टू सिमेट्री है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो दिस इज द वैल्यू बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स। सेम क्वेश्चन अब हम करते हैं टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन deciles, मतलब अब हम उसमें यूज करेंगे deciles। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। See, we have same question here, but now we have to calculate the coefficient of skewness based on deciles। ठीक है, तो deciles के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम लिखेंगे skewness Kelly's के लिए K is equal to D1 plus D9 minus 2 median डिवाइडेड बाय दोनों deciles का डिफरेंस D9 माइनस D1। ठीक है, अगेन यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सब है और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो वो कॉलम बना के हमें वो सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं कैलकुलेशंस। तो हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या आई थी हमारे पास, 1, 3, 18, 18 प्लस 22 आ गया 40 प्लस 7 47 प्लस 3 50। तो n है हमारा 50। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले डिसाइल।
D1, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो n बाय 10th आइटम विच इज इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है 50 बाय 10 हो गया 5 फिफ्थ आइटम, ठीक है। आपने एग्जाम में सारे स्टेप्स लिखने हैं, वहां n की जगह 50 पुट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, ठीक है। नाउ दिस लाइज इन, फिफ्थ आइटम कहाँ लाई करती है, देखिए 1 3 3 के बाद है 18, तो मतलब आ गया 25 to 30 में। इट लाइज इन 25 to 30 क्लास इंटरवल। तो हमारे पास D1 कितना आ जाएगा, D1 इज इक्वल टू L प्लस n बाय 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I विच इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लीजिए फटाफट से। लोअर लिमिट है 25 प्लस n बाय 10 कितना आता है 50 बाय 10 5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है पहले की दैट इज 3, फ्रीक्वेंसी लेनी है अपने क्लास इंटरवल की दैट इज 15 इंटू आई है हमारे पास 5। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे आपको D1 की वैल्यू मिलेगी 25.67, ठीक है। सॉरी अगेन हमने 9 लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। 25.67, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कैलकुलेट D9। तो D9 कितना आ जाएगा, साइज ऑफ, अब 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9n बाय 10th आइटम, यूजुअली हम बाहर लिखते हैं लेकिन चलिए अब हमने साथ में ही लिख लिया, क्योंकि n+1 हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 9 बाहर ही रखना चाहिए ब्रैकेट के। यहाँ सिंगल n है तो हमने सीधा ही मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ 9 5 45, 450 बाय 10 इज 45, ठीक है। तो 45th आइटम, अब 45th आइटम कहाँ लाई करती है, 47 के कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज 35 to 40। तो ये आ जाएगा हमारा लाइज इन कहाँ पर 35 to 40 वाले क्लास इंटरवल में, राइट। तो अब हम लिखते हैं D9 इज इक्वल टू L प्लस 9n बाय 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। वैल्यूज पुट करोगे, लोअर लिमिट है हमारे पास कितनी, द लोअर लिमिट इज 35 प्लस 9n बाय 10 अभी हमने कैलकुलेट किया 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाले की है 40 और अपनी है 7, तो 40 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी अपनी लेनी है 7 इंटू 5। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर D9 की वैल्यू मिलेगी 38.57, ठीक है। ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू। और मीडियन तो हमने सेम वैल्यूज के लिए अभी पीछे कैलकुलेट किया था, तो हम यहाँ सिंपल डायरेक्टली सेम तरीका है, ठीक है। तो मीडियन तो वैसे ही करना होता है n बाय 2th आइटम, तो मीडियन की वैल्यू हम सेम लिख लेते हैं जितनी पहले आई थी, कितना आया था 31.59, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज यूज करके बस हमें कैलकुलेशन कर देनी है। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला और डालते हैं वैल्यूज। तो हमारे पास आ जाएगा केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेम लिखना है हमें एस के और केली के लिए के, बस यहाँ डिसाइल्स पे बेस्ड है ना, तो हम डिसाइल्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे D1 प्लस D9 माइनस 2 टाइम्स मीडियन होल डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस D9 माइनस D1। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, हमारे पास D1 कितना आया है 25.67 प्लस D9 कितना आया 38.57 और मीडियन हमारे पास 2 इंटू 31.59 होल डिवाइडेड बाय D9 है 38.57 माइनस 25.69, आ गई पहले वाली ही वैल्यूज। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे अगेन हमें मिलेगा 0.082 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यही वैल्यू हमारी जब हमने परसेंटाइल से किया था तो सेम वैल्यू आई थी, सेम यहाँ पर भी आ रही है। तो इसका मतलब हमें एक जैसा आंसर मिला है, तो आप परसेंटाइल से करो या डिसाइल वाले फॉर्मूले से करो सेम आंसर मिलता है। लेकिन आपने एग्जाम में चेक करना है कि कहीं वहां मेंशन तो नहीं किया है कि आपको किससे कैलकुलेट करना है, वेदर यू हैव टू फाइंड केलीज कोफिशिएंट यूजिंग परसेंटाइल्स और डिसाइल्स। तो जो मेंशन्ड होगा वही आप यूज करोगे।
नहीं मेंशन्ड होगा तो अपनी मर्जी से कुछ भी यूज कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो तीनों, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तीनों हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको इसके बाद भी इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।